उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। मुगल साम्राज्य की अवधि को समझने और इसका वर्णन करने में मुगल शासकों ने कैसे इतने विशाल साम्राज्य को नियंत्रित किया और कैसे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन लाए, इनका वर्णन कर पाने में उन विभिन्न प्रशासनिक परिवर्तनों को समझने और जानने में जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंत तक उन्हें नियंत्रण प्राप्त करने में सहायता मिली थी। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। अपने पिता की ओर से वे तैमूर के वंशज थे। ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर की मृत्यु 1404 में हुई थी और माता की ओर से वे मंगोल चंगेज खान, मंगोल जनजातियों, चीन और मध्य एशिया का शासक जिसकी मृत्यु 1227 में हुई थी, के वंशज थे। तैमूर का पुत्र मीरन मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम सम्राट बाबर का लकड़दाता था। मुगल तैमूर के वंशज होने पर इसलिए गर्व अनुभव करते थे, विशेषकर क्योंकि उसने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। प्रत्येक मुगल शासक ने बादशाह तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाकर अपने वंश का गुणगान किया। बाबर ने 1494 में 12 वर्ष की आयु में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। मंगोलों की एक अन्य शाखा उज़्बेकों के एक आक्रमण के कारण बाबर को अपना पैतृक घर छोड़ना पड़ा। कई वर्षों बाद 1504 में वह काबुल पर कब्जा करने में सफल हुआ था। मुगल सैन्य अभियान। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली एवं आगरा पर कब्जा कर पहला मुगल शासक 1526-1530 बना। मुगल अभियानों में एक दीर्घकालिक प्रतिमान ये देखा गया है कि अफगान सदा ही मुगल सर्वोच्चता या सत्ता के लिए खतरा थे। मुगलों और अहोम, सिख और मेवाड़ और मारवाड़ के बीच कुछ शत्रुता के पश्चात बाद के वर्षों में संबंध विकसित हो गए थे। हुमायूं, अकबर और शाहजहां प्रत्येक के ईरान के सफाविद शाहों के साथ भिन्न संबंध थे। हुमायूं को एक सफाविद शाह से सहायता प्राप्त हुई थी, वहीं अकबर ने सफाविद से कंधार को छीन उस पर कब्जा कर लिया था। शाहजहां ने सफाविदों के हाथों कंधार को गंवा दिया था। दक्कन के विरुद्ध अभियान अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुए थे, परंतु औरंगजेब ने 1685 में गोलकुंडा और 1687 में बीजापुर पर अधिकार कर लिया था। परिणाम स्वरूप दक्कन में उसे युद्ध स्थिति का सामना करना पड़ा था। 16वीं शताब्दी के युद्धों की एक महत्वपूर्ण विशेषता तोपों के उपयोग का प्रारंभ होना था। बाबर ने लोदी के विरुद्ध पानीपत की पहली लड़ाई में इनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया था। मुगल सम्राट बाबर और हुमायूं। बाबर 1526-1530। 1526 में बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी और उसके अफगान समर्थकों को पराजित किया था। 1527 खानवा में राणा सांगा और उसके गठबंधन में राजपूत शासकों और अफगानों को पराजित किया। 1528 चंदेरी में राजपूतों को पराजित किया
अपनी मृत्यु से पहले आगरा और दिल्ली क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। हुमायूं 1530, 1540, 1555, 1556। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत का सम्मान करते हुए अपने उत्तराधिकार का अपने भाइयों में बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की शत्रुता के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। चौसा में 1539 और कन्नौज में 1540 में शेर खान द्वारा पराजित होने पर उसे ईरान में शरण लेने पर विवश होना पड़ा। ईरान के सफाविद शाह की सहायता से 1555 में हुमायूं ने दिल्ली में अपना शासन पुनः स्थापित किया, परंतु अगले वर्ष ही एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। मुगल सम्राट अकबर 1556-1605। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। 1556-1570 अकबर ने अपने संरक्षक और महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर बैरम खान को बहुत से घरेलू कर्मचारियों सहित बर्खास्त कर दिया। उसने सूरी, अन्य अफगानों, मालवा और गोंडवाना के राज्यों के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाए। उसने अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोहों को कुचल दिया। 1568 सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। 1569 रणथंभौर पर कब्जा किया। 1570-1585 सैन्य अभियानों के द्वारा गुजरात, बंगाल और उड़ीसा पर कब्जा किया। 1579-1580 मिर्जा हाकिम के समर्थकों द्वारा विद्रोह से सैन्य अभियान जटिल हो गए। 1585-1605 विस्तारवादी नीतियों के अंतर्गत अकबर ने उत्तर पश्चिम में सैन्य अभियान चलाए। सफाविदों को हराकर कंधार पर फिर से कब्जा किया, कश्मीर को भी अपने राज्य में मिला लिया और मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी मिला लिया। दक्कन में अभियानों से खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्से भी मुगल नियंत्रण में आ गए। अकबर अपने शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम, भविष्य के सम्राट जहांगीर के विद्रोहों के कारण काफी परेशान रहा। मुगल सम्राट जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर 1605-1627। जहांगीर ने अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। सिखों, अहोमों और अहमदनगर के विरुद्ध चलाए गए सैन्य अभियान अधिक सफल नहीं रहे। सिखों, अहोमों और अहमदनगर के कम सफल अभियानों के पश्चात राजकुमार खुर्रम, बाद में सम्राट शाहजहां ने अपने पिता के विरुद्ध उसके अंतिम वर्षों में विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने राजकुमार खुर्रम को हाशिए पर धकेलने के असफल प्रयास किए। शाहजहां 1627-1658। दक्कन को फतह करने के मुगल अभियानों को शाहजहां ने जारी रखा। सम्राट के विरुद्ध अफगान अभिजात खान जहान लोदी के विद्रोह को कुचल दिया गया। अहमदनगर को राज्य में मिलाने के प्रयास किए। बुंदेलों को पराजित करके ओरछा पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख को उज़्बेकों से छीनने के सभी प्रयास असफल रहे।
कंधार को सफाविदों के हाथों गंवा दिया। 1632 अहमदनगर मुगलों के नियंत्रण में आ गया। बीजापुर की सेनाओं ने मुगलों से सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-1658 शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा प्रारंभ हो गया। औरंगजेब ने अपने तीनों प्रतिद्वंदी भाइयों की हत्या कर दी और सिंहासन पर बैठ गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया। मुगल सम्राट औरंगजेब 1658-1707 1663 उत्तर पूर्व में औरंगजेब ने अहोमों को पराजित किया, परंतु 1680 में उन्होंने फिर विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियानों में सफलता अस्थायी रही। मारवाड़ के राठौड़ राजपूत उनके उत्तराधिकार के मामलों और आंतरिक राजनीति में औरंगजेब के हस्तक्षेप से अप्रसन्न थे और उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। मराठा सरदार शिवाजी की सेना को औरंगजेब की सेना प्रारंभ में पराजित करने में सफल रही। औरंगजेब के हाथों अपमानित हुए शिवाजी आगरा के कारागार से निकल भागे, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और मुगलों के विरुद्ध पुनरू अभियान चलाए। मराठों और दक्कन के सुल्तान के सहयोग से प्रोत्साहित होकर राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। अंततः अकबर सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजीं। 1685 बीजापुर को अपने राज्य में सम्मिलित किया। 1687 गोलकुंडा को जीत लिया। 1698 आगे औरंगजेब ने मराठों की छापामार युद्ध पद्धति के विरुद्ध दक्कन अभियान का जिम्मा अपने हाथों में लिया। औरंगजेब को उत्तर में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में सिंहासन के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। मुगल परंपराएं और संबंध। मुगलों की बढ़ती हुई शक्ति ने कई शासकों को स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। कई राजपूत परिवारों ने मुगल परिवारों से वैवाहिक संबंध जोड़ लिए, बदले में उन्होंने उच्च पद प्राप्त किए। जहांगीर की माता एक कच्छवा राजकुमारी थी। वो अंबर यानी जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माता एक राठौड़ राजकुमारी थी। वो मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। हालांकि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों ने मुगलों की अधीनता का विरोध किया और मुगलों के साथ निरंतर युद्ध करते रहे। उन्हें पूरा सम्मान दिया गया और उनकी भूमियों या जागीरों यानी वतन को वतन जागीरों के रूप में उन्हें वापस सौंप दिया गया। अपने विरोधियों को पराजित करने परंतु अपमानित न करने की प्रथा ने मुगलों को कई शासकों और सरदारों को अपने प्रभाव में लेने में सहायता की। इस मुगल प्रथा के विपरीत औरंगजेब ने शिवाजी को तब अपमानित किया जब वे उसकी सत्ता स्वीकार करने के लिए आए थे। इसलिए शिवाजी ने विद्रोह किया और अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर ली। मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ, उन्होंने तुर्की,
यानी तुरानी, ईरानी, भारतीय मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठा और अन्य सरदारों को मनसबदारों के रूप में अपनी सेवाओं में नियुक्त किया। मनसबदारी, मनसबदार का पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने की एक श्रेणी व्यवस्था थी। जात एक संख्यात्मक मूल्य था जो मनसबदार के पद और वेतन को परिभाषित करता था। उच्च जात का अर्थ था दरबार में अभिजात का ऊंचा पद, ऊंची प्रतिष्ठा और बड़ा वेतन। प्रत्येक मनसबदार को एक निश्चित संख्या में सवार या घुड़सवार रखने पड़ते थे। घुड़सवारों की शर्त को पूरा करने के पश्चात मनसबदार अपने सवारों के पंजीकरण और घोड़ों को दगवाने के पश्चात ही उन्हें वेतन देने के लिए धन मिलता था। एक मनसबदार अपना वेतन अपनी जागीर से एकत्रित राजस्व से प्राप्त करते थे। जागीरें इक्ता के समान होती थीं। मनसबदार मुक्तियों के समान न तो जागीरों पर रहते थे और न ही उनका प्रशासन चलाते थे। उन्हें केवल राजस्व संग्रह का ही अधिकार था। उनके सेवक उनके लिए ये राजस्व एकत्र करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग पर शासन करते थे। अकबर का शासन 5000 जात के पद वाले 29 मनसबदार थे। जागीरों का मूल्यांकन ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि जागीरों से प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन के बराबर हो। औरंगजेब का शासन जागीर से प्राप्त राजस्व प्रायः उसके लिए दी गई राशि से बहुत ही कम होता था। मनसबदारों की संख्या में 79 तक वृद्धि हो जाने से जागीरों का अभाव हो गया था। इसने जागीरदारों को जब तक जागीर उनके स्वामित्व में है, अधिकतम संभव राजस्व एकत्र करने के लिए प्रेरित किया। औरंगजेब अपने शासन के अंतिम वर्षों में इस शोषण को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा। फलतः किसानों को जब्त और जमींदार। मुगल सम्राटों के लिए आय का प्रमुख स्रोत कृषि उपज पर लगाया जाने वाला कर यानी राजस्व था। स्थानीय प्रमुख या जमींदार, शक्तिशाली सरदार किसानों से राजस्व वसूली के लिए उत्तरदायी थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 वर्ष की कालावधि यानी 1570 से 1580 के लिए कृषि की उपज, कीमतों और कृषि भूमि क्षेत्र का आकलन किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी राजस्व निर्धारित किया गया। मुगल राजस्व व्यवस्था में, जिसे जब्त कहा जाता था, प्रत्येक प्रांत सूबे को राजस्व मंडलों में विभाजित किया गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दरों की सूची बनाई गई। गुजरात और बंगाल जैसे सूबे जब्त व्यवस्था के अंतर्गत नहीं लाए गए थे, क्योंकि इन क्षेत्रों में मुगल उतने शक्तिशाली नहीं थे। मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण ने शक्तिशाली जमींदारों को स्वयं और अपनी जाति के किसानों को इससे बचाने के लिए मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु विवश किया। 17वीं शताब्दी के अंत तक इन विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता को हिला दिया था। अकबर की नीतियां। आईने अकबरी के तीसरे खंड में अकबर के प्रशासन, शाही परिवार, सैन्य सेवाओं, फसलों, उपज, कीमतों, राजस्व, मजदूरी और उसके साम्राज्य के भूगोल का सांख्यिकीय संकलन का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है।
इसके लेखक अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक और सैन्य दोनों ही प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। एक सूबेदार को अन्य अधिकारियों का सहयोग प्राप्त था, जैसे सैनिक वेतनाधिकारी, बख्शी, धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, सदर, सेना नायक, फौजदार और नगर पुलिस अधिकारी, कोतवाल। 1570 में जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमाओं, ब्राह्मणों, रोमन कैथोलिक पादरियों और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों से धर्म के मामलों पर इबादत खाने में चर्चा की थी। इन चर्चाओं से अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो धार्मिक विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं, वे उसकी प्रजा में बेकार के विभाजन और असामंजस्य पैदा करते हैं। उसने सुलह कुल अर्थात सर्वत्र शांति का सुझाव दिया। सहिष्णुता की ये नीति किसी भी धर्म के प्रति पक्षपातपूर्ण नहीं थी। इसने ईमानदारी, न्याय, अंतर्धार्मिक सहिष्णुता और सार्वभौमिक शांति को प्रोत्साहित किया। अबुल फजल ने अकबर को सुलह कुल के अनुसार राज्य की नीतियां बनाने में सहायता की। सुलह कुल के सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने भी पालन किया। अकबर के अभिजातों के अधीन विशाल सेनाएं और उन्हें राजस्व को मोटा हिस्सा मिलता था। 17वीं शताब्दी के अंत में सरदारों में साम्राज्य के प्रति निष्ठा कम होने लगी और उनमें से कई ने तो अब अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान भी स्थापित कर ली थी। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच बाबर से प्रारंभ होकर मुगल साम्राज्य का विस्तार पिछली सीमाओं से आगे तक हुआ था। मुगल स्वयं के तैमूर वंश से होने पर गौरवान्वित महसूस करते थे, क्योंकि उनके महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर अधिकार किया था। इसके बाद बाबर पहला मुगल सम्राट 1526 से 1530 बना, जिसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत में पराजित कर दिल्ली एवं आगरा पर कब्जा किया। कई राजपूतों ने अपनी बेटियों के विवाह मुगल परिवारों में किए और उच्च पद प्राप्त किए। मुगलों ने अपने अपने विरोधियों को पराजित तो किया, परंतु अपमानित नहीं किया। इससे वे कई शासकों और सरदारों को अपने प्रभाव में लेने में सफल रहे। मुगलों ने तुर्की सरदारों यानी तुरानी, भारतीय मुस्लिमों, अफगानों, राजपूतों, मराठाओं एवं अन्य की मनसबदारों के रूप में भर्ती की। प्रत्येक के पास एक मनसब था, जिसका अर्थ पद या रैंक था। पद और वेतन को जात नामक संख्यात्मक मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता था। जितनी ऊंची जात होती थी, उस अभिजात की दरबार में उतनी ही प्रतिष्ठा होती थी और उतना ही अधिक उसका वेतन होता था। मुगल शासकों के लिए किसानों की उपज पर लगाए गए कर ही आय का प्रमुख स्रोत थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडर मल ने 1570 से 1580 की अवधि के लिए फसलों की उपज, कीमतों और कृषि के अंतर्गत क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया।
इन आंकड़ों के आधार पर उसने प्रत्येक फसल के लिए कर की दर निर्धारित की। जब्त नामक राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया था, जिनके विशिष्ट फसलों के लिए राजस्व दरों की अपनी ही सूची थी। अकबर के घनिष्ठतम मित्र और दरबारी अबुल फजल ने उसके आदेश पर अकबर के शासन का इतिहास 3 खंडों में लिखा था।